आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल सीबीडीसी का पायलट लॉन्च करने का फैसला किया है और पायलट लॉन्च के नतीजों की एनालिसिस और कमियों को दूर करने के बाद सीबीडीसी इसे पूरी तरह बाजार में उतारा जाएगा सीबीडीसी को। लेकिन चलिए, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। और यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि कभी रुपया बैंक या घर की किसी तिजोरी में ही रहता था, फिर एटीएम से भी निकलने लगा और अब इसके बाद इन दिनों कई पेमेंट ऐप की मदद से लेन देन चल रहा है। और अब तो रुपया इन सबसे बड़ी क्रांति की तैयारी में है, क्योंकि भारत की मुद्रा कल से वर्चुअल दुनिया में एंट्री लेने वाली है, क्योंकि सरकार ने कल से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल करेंसी को जारी करने वाली है। मतलब यहाँ पर यह है कि रुपए का डिजिटल अवतार होने वाला है और रुपए के इस रूप रंग के आखिर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स से जवाब इसको लेकर, लेकिन उससे पहले आइए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो समझा रहे हैं डिजिटल करेंसी की कुछ बारीकियां। डिजिटल करेंसी को लेके काफ़ी सवाल हैं कि आखिर ये यूज़ कैसे होगा, किस तरीके से आप और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर हमने फिर ये कोशिश की कि आपके जो सवाल हैं उनको एक एक करके पूछा जाए और उस तरीके से हम एक एक करके समझा सकते हैं दर्शकों को। तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर इसका मकसद क्या है। तो ये बैंक नोट की तरह काम करेगा, बस फ़र्क ये होगा कि आपके ये वॉलेट की जगह आपके मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने रुपए को यानी कि करेंसी को स्टोर कर पाएंगे। अब इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक और विकल्प मुहैया कराना। आपके पास ऑलरेडी कई सारे आयाम हैं डिजिटल ट्रांसफर्स करने के, तो एक और विकल्प होगा सीबीडीसी यानी कि अपना स्वदेशी ई रुपया। अब इसके अलावा हमने और भी कुछ सवाल समझने की कोशिश की। तो डिजिटल करेंसी ये बाकी जो करेंसीज हैं उनसे अलग क्या है, किस तरीके से अगर आप बाकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे अलग है या किसी अलग फॉर्म में होगा। जी नहीं, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है, जिस तरीके से आपके वॉलेट में कैश है वैसे ही ये डिजिटल करेंसी होगी। इसके अलावा एक और सवाल हमने आगे ये भी समझने की कोशिश की कि इसके बदले में क्या आप कैश पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, जो कि आरबीआई स्पॉन्सर्ड बैंक होंगे उसके जगह आप खाते खोलेंगे और वहां पर आप चाहें तो इसके बदले कैश और कैश के बदले सीबीडीसी, दोनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती हैं। अगली स्लाइड में हम और कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें किस तरीके का लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पर हर तरीके का ट्रांजैक्शन जो अभी आप कर पाते हैं, माने कि यूपीआई है, जो आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। ये सारे सिस्टम से, बैंकिंग नेटवर्क से इंटर ऑपरेबल होगा, तो सारे ट्रांजैक्शंस मुमकिन है, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सबसे बड़े आपके काम की बात यह है कि इस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं। जी नहीं, इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि आप जब भी अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उस पैसे पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसी तरह की सोच के साथ जो सीबीडीसी है यानी कि ई रुपया है, वहां पर भी बैंक से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया है, वो अपने किसी डिजिटल वॉलेट में रखा है, तो किसी भी तरीके के आपको वहां पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री रहेगा बैंक्स के लिए। दूसरा सवाल ये इसके अलावा ये भी है कि इसके आखिर फायदे क्या होंगे। नोट सिक्कों को रिप्लेस कर सकता है। जी नहीं, जो आरबीआई का समझना ये है वो किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ एक विकल्प के तौर पे इस पे देखते हैं। इनफैक्ट एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मान लीजिए सभी लोगों ने पैसे निकाल कर वो सीबीडीसी में स्टोर कर लिए तो बैंकों की डिपॉजिट पे फर्क पड़ेगा। तो आरबीआई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये वो बुनियादी सवाल हैं जो सबके जहन में आ रहे हैं कि आखिर ई रुपया होगा कैसे। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आज हम जो शो कर रहे हैं उसमें हम कौन से बुनियादी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्टों के साथ जो हम मंथन करेंगे वो किस रूपरेखा में आगे जाएगा, डिजिटल करेंसी क्या है और इसका मकसद क्या है, समझेंगे हमारे मेहमानों से। बैंक में पड़े पैसे से डिजिटल करेंसी कैसे अलग होगी, क्या डिजिटल करेंसी के बदले कैश पा सकते हैं, डिजिटल करेंसी से किस तरह के ट्रांजैक्शन हो पाएंगे, डिजिटल करेंसी पर ब्याज मिलेगा या नहीं, ये तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से।
एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ रमेश सिंह, फॉर्मर ईडी देना बैंक, जुड़ गए हैं। ब्लॉकचेन एक्सपर्ट पुष्पेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट टेजोस इंडिया ओम मालविया, रिफ्लेक्सिकल के फाउंडर अजीत खुराना। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। रमेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत जरूरी है दर्शकों को ये समझाना कि आखिर ई रुपये की जरूरत पड़ी क्यों, क्या वजह है? जी देखिए, आज जब से नोटबंदी की गई 2016 में, तब से सरकार का ये एक उद्देश्य था कि हम कम से कम हर चीजों को जो ट्रांजेक्शन बैंकिंग में हो रहे हैं उस पर प्लेटफॉर्म पर लेके आए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हम सही ढंग से उसके रिकॉर्ड रख सके और ताकि उसका ट्रेस हो सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जो ब्लैक मनी के ऊपर जो नकेल लगानी थी उसको उस समय 500,000 रुपए की नोटबंदी के साथ शुरुआत हुई थी, और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में बहुत सारे बिजनेस को इंक्लूड करने के उद्देश्य ये था कि किस तरह से सारे ट्रांजेक्शन एक सिस्टम पे आए, ताकि इसका पूरी तरह से उसको हम उसका अध्ययन कर सके, उसके बारे में जानकारी ले सके कि क्या कैसे पैसे का मूवमेंट हो रहा है, किस क्षेत्र में पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। इस सब के एनालिसिस के लिए जो ये बहुत जरूरी था। तो रुपए को फिजिकल रूप से जो आज हम लोग अब हमारे खीसे में 500, 100 की, 2000 की नोट शायद अभी कम दिखाई देती है। जो 200, 100, 500 के नोट लेके जो आजकल चलते हैं वो शायद एक हमारे खतरा भी बना रहते हैं कि भाई कोई पॉकेट मार लेगा, कुछ हो जाएगा, पैसे गुम हो जाएंगे। तो उसको ये जो अभी सरकार ने इसको जो चलाया था ध्येय, और जब उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका एक प्रारूप दे दिया भी है, तो ये कल से लागू होगा। हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए 1 नवंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होलसेल ट्रेडिंग के लिए जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन थे उसके लिए शुरू कर दिया है। अभी वो एक कल से आएगा। तो एज अगेंस्ट फिजिकल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी के रूप में वही काम करेगा, जो कि आज फिजिकल रुपए जो कर रहा है, पैसा जो कर रहा है उसी को कर पाएगा। कहा आपने जो इसीलिए पड़ी कि बिल्कुल रमेश जी, आपने वही कहा, बिल्कुल सही कहा कि उसी तरह से काम करेगा। लेकिन अजीत जी, थोड़ा सा मुझे अब इस संदर्भ में भी जाना है, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में हम देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी को लेकर मंथन हो रहा है और कुछ देशों ने इसको लॉन्च भी कर दिया है। क्या कहीं ना कहीं इसी कवायद में भारत कहीं पीछे ना छूट जाए? और क्रिप्टो करेंसी का हम बहुत ही ज्यादा बोलचाल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करने के पीछे इसको लॉन्च करने का मकसद नहीं हो सकता? क्या ये कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड नहीं है? क्या कहेंगे आप? जरूरी बात यहाँ पे समझने की ये है कि जैसे हमारे पास ऐप होती है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है वगैरह, और हम यूपीआई करते हैं, जब ये आप डिजिटल करेंसी किसी को समझाएंगे तो लगता है कि आप वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक ऐप होगी, यहाँ पर भी आपके ऐप के अंदर पैसा होगा, वो डिजिटली स्प्रेड होगा। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि कह तो रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हुई है, मगर इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो हम कल भी कर रहे थे यूपीआई के साथ। या ये समझने के लिए तो सबसे बड़ी चीज जरूरी ये है कि ये जो बच्चा है जिसे हम डिजिटल रुपी कह रहे हैं, इसका रिटेल सेक्टर में जन्म कल हो रहा है, और हम जो इससे उम्मीद लगा रहे हैं इस बच्चे से ये होगी कि जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा। तो कल जो स्वरूप में जो क्रिप्टो रुपी आ रहा है, यानी कि डिजिटल बैंक, डिजिटल रुपी आरबीआई का, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर वर्क होगा, क्लोज यूजर ग्रुप में होगा, यानी कि कोई इस पर आके अपना एसेट नहीं बना सकता जो कि अन्य ब्लॉकचेन पर बना सकता है, और इसको आप एक्सेप्ट या सेंड कर सकते हैं। तो इससे क्रिप्टो करेंसी का क्या कनेक्शन है? टेक्नोलॉजिकली सिमिलर है। और अगर क्रिप्टो में अगर समझो कोई प्राइवेट स्टेबल कॉइन होता है जो कि आरबीआई ने नहीं इशू किया, तो उसके बराबर का ही है। आरबीआई का ये कह देना कि जो सिक्योरिटी के जैसे क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, स्टेबल कॉइन की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे बिटकॉइन की बात करो, तो उससे उसका चलन कम हो जाएगा, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता। हाँ, स्टेबल कॉइन्स का चलन इससे जरूर कम हो सकता है कि अगर सॉवरेन क्रिप्टो करेंसी हो जिसे डिजिटल रुपी का नाम दिया जा रहा है। तो अजीत, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो डिजिटल रुपया जो है वो क्रिप्टो रुपी के तरह होगा, उसको हम क्रिप्टो करेंसी की तरह बस ट्रेड नहीं करेंगे, ये आपके रुपये का एक डिजिटल वर्जन होगा, बस यही है जो कि क्रिप्टो के फॉर्म में है। जो आपने कहा वो ठीक है, मगर अगर सिर्फ यही रहता, मात्र यही होता, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी इनोवेशन थी? इसकी खास इनोवेशन ये है कि ये प्रोग्रामेबल है। तो हमारे जो पहले यूपीआई या कोई भी अन्य साधन थे, ये सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर मैकेनिज्म थे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाला, और जो कल डिजिटल करेंसी आ रही है उसमें भी इस समय वही होगा, पर आगे जाके आप इसको स्मार्ट मनी की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे समझो सरकार ने टैक्स लेना हो, क्योंकि ये एग्जांपल आरबीआई ने भी दिया था तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सरकार टैक्स कलेक्ट करना चाहती हो, कोई ट्रांजैक्शंस पे,
तो वो आपको टैक्स भरना भी नहीं पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। समझो एस्क्रो मैकेनिज्म हो या कोई भी चीज होती है जो आगे जाके लॉजिकली आपको मैन्युअली करनी पड़ती है, वो इसमें प्रोग्राम के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू की जा सकती है, जिसे ब्लॉकचेन की दुनिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जब वो सुविधाएं आएंगी, जो कि कल नहीं आ रही, जब वो सुविधाएं आएंगी तो ये बहुत बड़ी तरक्की होगी रुपए की टेक्नोलॉजी में। ओके ओम, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अब ये ई रुपया आने के बाद, डिजिटल रुपया आने के बाद हमारे जो नोट हैं, सिक्के हैं, क्या इनकी जो इनका जो महत्व है, क्या ये कम हो जाएगा? क्या इनका इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, या ज़्यादा फोकस हम ई रुपया पर करना चाहेंगे? क्या बदलाव आता हुआ देख रहे हैं आप? जो अभी के अपना नोट और सिक्के जो भी है, उनका एक शॉर्ट टर्म में मैं इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखूंगा, बिकॉज ये अगेन ये एक नया एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं एसेंशियली, और इसमें थोड़ा सा बैरियर ऑफ एंट्री आपका रहेगा एंड यूजर का, क्योंकि आपको यूपीआई को भी अडॉप्ट करने में लोगों को थोड़ा टाइम लगा है, जब बट अभी जो आपका अडॉप्शन का जो टाइम होगा वो उससे तेज होगा जितना लोगों को यूपीआई एंड क्यूआर पेमेंट्स अडॉप्ट करने में टाइम लगा था। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, एक चीज में पोटेंशियली देख सकता हूँ जिससे किसको सक्सेस मिल सकती है, कि इसके ट्रांजैक्शन जो है वो आपने थोड़ी कहा कि anonymous। लोगों को अपनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी, ये आप कैसे कह रहे हैं, जरा समझा पाएंगे? ये उन यूजर सेट बेस की बात कर रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी क्यूआर से पेमेंट करते हैं, जो क्यूआर स्कैन करते हैं, जिनके पास गूगल पे, यूपीआई वगैरह ये सब है। तो इस संदर्भ में मेरे को आइडिया है, ये ऐसा होना चाहिए कि आप अपने बैंक से अपना कुछ बैंक का जो अमाउंट है वो आप डिजिटल ई रूपी में कन्वर्ट कर रहे हो, एक किसी डिजिटल ई रूपी वॉलेट में, एंड फिर उस ई रूपी वॉलेट को आप फिर जहाँ पे क्यूआर लगा रहे, उसके मर्चेंट क्यूआर और पीओएस सिस्टम लगा रहे हैं, वहां आप जाके पे कर रहे हो। अब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को अगर क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स है तो लोगों को सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, बट एसेंशियली इसमें मैं इतना बड़ा कुछ, अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, इतना बड़ा कुछ मैं चेंज नहीं देख रहा हूँ कि जिसे इन टर्म्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाएगा जिस कंपेयर टू आपका जो भी यूपीआई गूगल पे वगैरह है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुष्पेंद्र, जब हम रुपए की बात करते हैं, हम क्योंकि अब देखिए 8 बैंक्स हैं जिनको शामिल किया गया है चरणबद्ध तरीके से, वो 8 बैंक्स जो हैं वो शामिल होंगे, इसमें पहले 4 उसके बाद 4। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब भी रुपए की बात होती है, बैंकों की बात होती है, तो हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट हमारे जहन में आता है, जहाँ पर हमें ब्याज मिलता है पैसे रखने के लिए। अब ये कहा गया है कि ये जो पैसा है आपका, जो ई रुपया है, वो किसी वॉलेट में पार्क इन होगा, वहाँ पर क्या मुझे ब्याज मिलेगा? अच्छा, अगर मैं ई रुपये को अपने करेंसी नोट में तब्दील करना चाहती हूँ, ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो क्या उस तरह की सुविधा मुझे दी जाएगी? ये सब चीजें काम कैसे करेंगी पुष्पेंद्र? थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक दो चीजें कहना चाहूंगा। जैसे कि क्या है कि ई रुपए की हम बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा नॉर्मल कैश काम करता है, सेम उसी तरीके से काम करेगा, जैसे इसकी फॉर्म डिजिटल हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा यूपीआई से कंपेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था यूपीआई के अंदर क्या है, काफी बड़े लेवल के ऊपर स्टार्टिंग के अंदर दिक्कतें आई थी, और बाद में क्या है कि यूपीआई इतना बड़ा सक्सेसफुल यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ। तो सिमिलर टू यूपीआई ट्रांजेक्शन सेम रहेंगे, बट यहाँ पर बैकएंड यहाँ पर कुछ चीजें चेंज होने वाली हैं। जैसे कि जो ट्रांजेक्शन होगा वो इमीडिएट होगा। जैसे मुझे आपको 1000 रुपीज भेजने हैं, तो यूपीआई से इमीडिएट वो पैसे आपके पास में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका जो सेटलमेंट है वो हो सकता है 1 दिन बाद हो। बट यहां पर क्या होगा, सीबीडीसी केस में जो सेटलमेंट है वो इमीडिएट हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर बैंक की ब्याज की बात करें तो यहां पर क्या है, कोई भी ब्याज नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये जस्ट क्या है कि एक वॉलेट टू वॉलेट यहाँ पर क्या है कि P2P एक तरीके से ट्रांसफर होगा, और ये आपस में एक दूसरे के बीच में यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा। इसमें मीडिएटर क्या है कि आरबीआई यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम एज ए क्रिप्टो करेंसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज वे में काम करती है, जिसके अंदर क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो पब्लिक होते हैं, और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर क्या है कि उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। बट यहाँ पर सिंपल ये यूपीआई की तरह है, बट बैकएंड में जो डायरेक्ट सेटलमेंट वाला सिस्टम यहाँ पर आ गया है। तो रमेश जी, जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल वॉलेट हमें उसमें ये पैसे जाएंगे, हमारे ई रुपया जाएगा, तो मतलब ये हमें बैंकों के साथ खोलना पड़ेगा, ये एक खाते की तरह होगा जो हम खोलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपको आपके मोबाइल पे जैसे वॉलेट हम लोग रखते हैं, इससे वैसे वॉलेट आपका होगा, और अपने बैंक को आपको उसके साथ में लिंक करना पड़ेगा। ये वो फोन बैंकिंग ऐप की आप बात नहीं कर रहे हैं ना, जो हर बैंकों के होते हैं, उससे अलग है ये? जी जी
नहीं, लेकिन मेरे मोबाइल के ऐप में एक प्रकार का ऐप ही है ना ये तो। हाँ। तो मुझे मेरे अपने कोर बैंकिंग में, जहाँ पे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, सेविंग्स अकाउंट, तो मैं वहां से ये वैलेट का पहले मेरे मेरे मोबाइल में उसको डाउनलोड करूंगा, और फिर मैं उनके साथ में मेरी कनेक्टिविटी उनके साथ में उनको मैं रिक्वेस्ट करके पैसे ट्रांसफर करवाऊंगा। जैसे मैं आज एनईएफटी और आरटीजीएस से करता हूँ पैसे, वैसे मुझे पहले अकाउंट ट्रांसफर करके मेरे वैलेट में पैसे भरने पड़ेंगे, जो कि अब बाद में ये डिजिटल रुपी बन जाएगा, ई रुपी बन जाएगा। और उस ई रुपी को बाद में मुझे कस्टमर टू कस्टमर या कस्टमर टू मर्चेंट में पेमेंट करने के लिए, जैसे अभी मैं करता हूँ कि मैं कोई चीज खरीदता हूँ, चाहे फिर वो पिज्जा खरीदूं, चाहे यूपीआई से खरीदूं, कहीं से खरीदूं, उसके पेमेंट कर, वैसे मैं पेमेंट कर पाऊंगा एक अपने मोबाइल के थ्रू या उस डिवाइस के थ्रू। तो ये जहां तक इंटरेस्ट की बात, जैसे अभी मेरे पिछले लोग भी बता रहे थे, इंटरेस्ट तो जैसे ही, क्योंकि जब मैं मेरे अकाउंट से पैसे निकालता हूँ, किसी को पेमेंट करता हूँ, तो मेरा अकाउंट से उतने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना नहीं है, लेकिन जो रिसीवर है जिसको पैसे जाने हैं उसको भी अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो शायद मुझे लगता है कि अगर ये आज उसके ऊपर शायद ट्रांजेक्शन की सीलिंग कितनी होगी, कितनी मर्यादा होगी, कितने रुपए इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं, ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं है। तो कल को अगर ये जो इंडिविजुअल भी है कोई व्यक्ति, वो अगर समझो कि कोई उसको काफी ज्यादा पैसे आ रहे हैं उस वैलेट में रखने के लिए, काफी लोग से उसके पैसे आने हुए, यहाँ पर छोटे व्यापारी भी हो और इंडिविजुअल उसका बिजनेस हो, तो वो अगर उसके पास 5-7 लाख रुपए उसके अगर आ जाते हैं और वो इंटरेस्ट पे रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि आफ्टर वो कहीं से बोरो करके और उसके वर्किंग मॉडल लेके सब काम कर रहा है, वो चाहेगा ये पैसे तुरंत अपने बैंक में भेज देवे ताकि उसको उस पर इंटरेस्ट लगे, कम लगे अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट के ऊपर। तो शायद ये चीजें को क्लैरिटी आने के लिए समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी सक्सेसफुल रहेगा एक छोटे पेमेंट के लिए। अब इसे बड़े पेमेंट की बात करो तो शायद थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि कोई भी ग्राहक नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे एक वैलेट के रूप में पड़े रहे, वो भी इंटरेस्ट फ्री पड़े रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अजीत जी, एक और कंसर्न यहाँ पर ये है कि जब आप ई रुपया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात समझ में आ गई है कि आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो भी लेन देन आपको करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन नोट और सिक्कों से इसका बदलाव किया जा सकता है क्या? अगर मुझे अपने सेविंग बैंक अकाउंट में से किसी ई वॉलेट में से पैसे लेन देन निकालने हैं या डालने हैं, क्या इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी? साथ ही अगर ट्रांजैक्शंस का सवाल है तो क्या ट्रांजैक्शन करने पर कोई कॉस्ट भी लगेगा या आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसके बारे में सोचा जा सकता है? बहुत अच्छे 2 सवाल आपने पूछे। इस समय जो आरबीआई ला रहा है, इस समय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जाके चीजें बदलने वाली हैं, उसके अंदर जब आप इसको डिजिटल रूपी बना देंगे तो उस डिजिटल रूपी को डायरेक्टली करेंसी नोट में कन्वर्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यदि आपको कन्वर्ट करना होगा तो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना होगा, और फिर बैंक अकाउंट से तो आप कर ही सकते हैं करेंसी विड्रॉ। तो ये इस समय का मैकेनिज्म है, आगे जाकर बात बदलेगी। दूसरी जो आपने बात कही कि अगर आप अपना दूसरा सवाल फिर से पूछे तो अच्छा रहेगा। कॉस्ट क्या ये भी लगेगी? तो देखो ऐसा है कि एक्चुअली कॉस्ट इनकर तो होती है। अच्छा, अभी ये कॉस्ट पे कौन करेगा वो बात अलग है। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में जैसे नेट बैंकिंग भी आई थी तो बैंक्स 0 चार्ज करते थे, उसके बाद उन्होंने चार्ज करना शुरू किया। ये टेक्नोलॉजिकली हर चीज पॉसिबल है, लेकिन किस तरह वो इसको प्रोत्साहन देना चाहेंगे उस पर डिपेंड करता है। एक और चीज मैं यहां पर कहूंगा, क्योंकि सब लोगों ने बात कही कि इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बात ठीक है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर दिया है, मगर देखा यह गया है कि अगर कोई बैंक होगा जो चाहेगा कि ये वाला कारोबार यानी डिजिटल रुपी का कारोबार हम तेजी से बढ़ाएं और आरबीआई को कोई आपत्ति ना हो, तो वो किसी प्रकार के इंसेंटिव्स इसमें चालू कर सकते हैं। इस प्रकार नहीं कि आपको सेविंग बैंक के जैसे इंसेंटिव मिलेगा, बट कोई कैशबैक हो सकता है, कोई डाउनलोड करने के 25 रुपए आपको मिल सकते हैं। जो बैंक्स कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अगर उनको लगेगा हम ये मार्केट में जीतना चाहते हैं तो वो किसी प्रकार के इंसेंटिव जरूर फ्यूचर में ला सकते हैं, कल नहीं आएंगे। बिल्कुल। ओम, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर हम बात करते हैं। मुझे बताएं, अगर ये सीबीडीसी के रूप में हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आखिर ये लेन देन कितना सिक्योर होगा? देखिए, अभी ही हम बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स और क्राइम्स देखते ही आते हैं। अलग अलग तरह के नए तरह के फाइनेंशियल और साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो ईजाद किए जाते हैं। अब सीबीडीसी का ये प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कितना सेफ है, कितना सिक्योर है?
तो आई थिंक CBDC का आप इसको सॉर्ट ऑफ सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बोल सकते हैं कि एक तो होता है आपका डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन जो इथेरियम बिटकॉइन वगैरह हो गया, यहाँ पे सेंट्रलाइज होगा ब्लॉकचेन, पर जो भी ब्लॉकचेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आई बिलीव कि जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पार्टीज है उनसे वो ही उसको हैंडल करेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको ट्रांजेक्शन की विजिबिलिटी नहीं रहेगी। इसमें ट्रांजेक्शन्स आपकी अनोनिमस होगी कि हाँ ठीक है, एक पार्टी ए ने अपने बैंक से 100 रुपए का डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया है और फिर वापस विड्रॉ किया है, और उसके बीच में आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी उन्हीं वॉलेट्स के बीच में होगी जिनका ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट है या जिनका ऑलरेडी KYC या एटसेट्रा कुछ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका जैसा तो मतलब ओम, जैसे कि ट्रांजैक्शन पर मुझे एक स्टेटमेंट मिल जाती है, मैं चेक कर सकती हूँ कि मैंने कैसा पैसा कहाँ पे खर्च किया है, तो वैसा मुझे CBDC के केस में नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ पर भी आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह तो आपको मिलेगी ही कि आपने ये इतना पैसा आपने खर्च किया है, बिकॉज ये आपका ब्लॉकचेन है बेसिकली, आपकी सारी हिस्ट्री वगैरह, लेजर वगैरह इसमें रहेगा। अब वो है कि जो आपका पब्लिक ब्लॉकचेन होता है उसमें हर कोई उसको रीड कर सकता है, इसमें हर कोई रीड नहीं कर पाएगा। अगर आपका जो भी आपके वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, आपका वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर आपका बैंक है, तो बैंक वो रीड करके आपको बता देगा कि आपने 50 रुपए यहाँ पे खर्च किए, 20 आपने खर्च किए, 30 यहाँ पे आपने खर्च किए। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोवाइडर्स और जो रीडर्स हो गए वो आपके हो सकता है बैंक को जो आपको इस पूरी चीजों का अलग से ढंग से बना के बताए, और जो आपका सेटलमेंट होगा वो आपको इस पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा। तो ये हम जो सेंस आए, जो भी जिस हिसाब से ये प्रोग्राम कल लॉन्च होने वाला उससे ये सेंस अपने को मिलता है ओवरऑल। ऑलराइट, पुष्पेंद्र आपसे भी वही सवाल, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसमें कितनी रोकथाम लगेगी? सो बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से आएंगे अगर हमें यहाँ पर क्या है कि डिजिटल की तरफ जाना है, क्योंकि अवेयरनेस की अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत सारी कमी है। हाँ। कि आज के टाइम में अगर आप देखो बहुत सारी कॉल आती है कि आपकी लॉटरी लग गई, आप पेटीएम का यहाँ पर आपके पास में एक OTP आएगा, आप OTP दे दो, उसके बाद में पेटीएम वॉलेट से पैसे गायब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी अवेयरनेस की अभी नीड होगी। और जैसे ई-रुपी यहाँ पर आया तो इसी के साथ साथ में यहाँ पर क्या है कि ई-रुपीज के बहुत सारे ऐसे स्कैम आएंगे कि आपको क्या है कि फ्री ई-रुपी मिलेगा, आपको ये क्रिप्टो करेंसी की तरह काम करेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर काफी सारे यहाँ पर इस तरीके के RBI की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से भी यहाँ पर क्या है कि कुछ अवेयरनेस की नीड पड़ेगी। अदरवाइज क्या है कि जैसे पेटीएम के साथ में स्टार्टिंग में फ्रॉड हुए हैं या और भी एप्लीकेशन के साथ में हुए हैं, ऐसे भी यहाँ पर क्या है कि फ्रॉड होंगे। तो ऐसे में तो रमेश जी हमारे पास बिल्कुल एक चेंज है, एक साथ आप देखो सीधा पेपर से सीधा ई-रुपीज नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और चरणबद्ध तरीके से ही इस बदलाव को इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। लेकिन देखिए हमारा तो काम है कि सभी एस्पेक्ट और सभी पहलुओं पर बात करना, मंथन करना, चर्चा करना आपके साथ, है ना। तो रमेश जी फिर अगर मैं पूछना चाहूँ कि फिर मैकेनिज्म क्या होगा ये साइबर फ्रॉड को लेकर, क्योंकि अभी ही इतने सारे केसेस हैं कि सभी लोगों के नाक में दम हो रखा है, चाहे बैंक बोलिए, सेबी बोलिए, RBI बोलिए, हर कोई जो है नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस लॉन्च करने में और तैयारी करता रहता है इसकी। तो अब ये एक नया पहलू है उनके लिए भी, इसको लेकर मैकेनिज्म कितना सख्त होना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जैसे फ्रॉड्स, साइबर फ्रॉड्स हो, कोई भी हो, मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि ये जो हैकर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, चाहे किसी दर्जे के हो, चाहे वो लोन के लिए करते हो, चाहे फिर मोबाइल से करते हो, ATM में लोन के लिए करते हो, क्लोन करके सब कुछ है। ये इनका एक हमेशा इनका एक मंत्र होता है कि तू डाल मैं पात। ये अपने इसमें हमेशा आगे रहेंगे। हाँ। और ये फ्रॉड रुकेंगे नहीं, चाहे किसी भी लेवल के हो, कोई कितने भी सिक्योरिटी लावे, कोई भी करे, ये होते रहेंगे। क्योंकि ये हमसे आगे की सोचते रहते हैं कि बैंकों में अगर ये इस तरह से आ रहा है कि अभी वो ई-रुपी बनने जा रहा है, तो उसको भी अब चूंकि अब मेरे मोबाइल में वो पैसे पड़े रहेंगे, तो वहां से भी वो लोग कुछ ना कुछ वो लोग अपने टिकट चलाएंगे, अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाले के और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इसमें तो पैसे तो आज भी हमारे वॉलेट में पड़े रहते हैं अजीत जी, आज भी हमारे पेमेंट वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं। तो क्या ये सिमिलर तरह के फ्रॉड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पे कुछ अलग होने की गुंजाइश है? UPI से पहले Amazon पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में क्या होता था कि हम बैंक अकाउंट से वहां पे पैसे ट्रांसफर करते थे पहले, और फिर यूज करते थे। ये वो वाला सिस्टम आ रहा है
बट अब ये प्राइवेट प्लेयर्स आपके पैसे नहीं होल्ड कर रहे, बट आरबीआई का मैंडेटेड क्रिप्टो करेंसी हो रहा है। तो एक तरह से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाली एक चीज समझिए कि यूपीआई में क्या होता है कि बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, यूपीआई ऐप से आप उस बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हो। अब क्या होगा कि आपके मोबाइल वॉलेट में पैसे पड़े होंगे, क्योंकि ये डिजिटल रुपये आपके अकाउंट में आ चुका है। आप ना सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं बट वहां पर है, तो ये बेरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक उस तरह जिस तरह के करेंसी नोट होता है। तो ऐसे में क्या ओम हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो अभी हमारे पास पेमेंट वॉलेट्स हैं और यूपीआई का जो इस्तेमाल करना शुरू किया है लोगों ने अब बढ़ चढ़कर, इसमें अब धीमापन आता हुआ हम देखेंगे? धीमापन मैं अभी भी इतना शॉर्ट टर्म में नहीं देखूंगा, बिकॉज पूरे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही फैला हुआ है आपका यूपीआई में। हर पान वाले के पास, हर किसी पानी पूरी वाले के पास जो क्यूआर कोड्स वगैरह लगे हुए वो आपके यूपीआई बेस लगे हुए हैं, ठीक है। और इतने बड़े लेवल पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगेगा उसमें। दूसरा ये होगा आपका कन्वीनियंस के ऊपर भी, जो आपका यूजर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करा के एंड यूजर को आपको कौन सी चीज ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है। कि अभी तो चलो हम सब बातें कर रहे हैं, पर एक बार जब हाथ में मोबाइल में सच में ऐप आएगी तब आपको कितने स्टेप्स में हो रहा है आपका ये एक पानी पूरी खा के आपको पेमेंट करना 3 स्टेप्स में हो रहा है या यहाँ पे सीधा 1 क्लिक में हो रहा है, तो उस चीजों पे भी डिपेंड करेगी। तो आई थिंक इस थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अगर ये चीज एकदम इसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर देन यूपीआई है, तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ओवरऑल हर जगह। इसीलिए रमेश जी, क्या आपको लगता नहीं है कि एक अवेयरनेस कैंपेन या एक जागरूकता मुहिम जो है वो शुरू करनी चाहिए? इसको पूरी तरह से रोल आउट करने से पहले थोड़ा सा तवज्जो आरबीआई को यहाँ पर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? खैर ये तो आने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी क्या ये प्लान में होना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस तो होना ही है बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी सोची समझी नीति के तहत इसको लाया जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं चूंकि बैंकर हूँ, तो मैं अपने आप बैंकर की तरफ सोचूंगा कि इसके प्रोग्रेस के साथ में जो कि अगर जितना डेवलप होगा उतना हम बैंकर्स के पैसे निकल के उन बैंकों में जाएंगे जहाँ पे प्रोडक्ट दिया जा रहा है जो इसको इनोवेटिव करेंगे। तो इट इज ठीक है, कोई भी गेम के अंदर एक विनर एक लूजर हुआ ही करता है। लेकिन मुझे लगता है कि एज अवेयरनेस सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना ही है और करेंगे भी। हम एज ए बैंकर हम भी करते हैं, क्योंकि हम लोग आखिर भारत सरकार के लिए सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो हम भी हमारे कस्टमर को इस बारे से अवगत कराएंगे कि ये नई करेंसी जो ई-रुपये के रूप में वो कुछ है नहीं है। अभी आपके वॉलेट में रहेगी, कल को अगर आपको चाहिए तो आप वापस ले आइएगा, हमारे अकाउंट में फिर से आपको इंटरेस्ट इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी, आप उसको फिर से रुपए के रूप में विड्रॉ कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से अवेयरनेस की बहुत जरूरी होगी, जरूरत होगी, और हम सब मिलकर करेंगे, बिल्कुल हम सब करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, अभी तो फिलहाल पायलट टेस्टिंग होगी, उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से जब इसको वाकई इंडिविजुअल लेवल पर लाया जाता है तो लोग इसको कितना समझते हैं, कितना अमल कर पाते हैं, कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।